विश्वास, इच्छा की प्राप्ति के लिए कल्पना करना और उस पे विश्वास करना दौलतमंद बनने की ओर दूसरा कदम। विश्वास मन का मुख्य रसायन है। जब विचारों की आवृत्ति विश्वास के साथ जुड़ती है तो अंतर्मन उन विचारों की आवृत्ति को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में असीम शक्ति के पास भेज देता है, जो उसे वास्तविक रूप में आकार दे सके। सभी सकारात्मक भावनाओं में सबसे ताकतवर भाव होते हैं विश्वास, प्रेम और सेक्स। जब ये तीनों मिलते हैं तो इनमें इतनी अपार शक्ति होती है जिससे विचारों में नई ऊर्जा भर के तुरंत अंतर्मन में पहुंच जाती है, जहां ये आध्यात्मिक शक्ति के रूप में बदल जाती है। आध्यात्मिक शक्ति वह माध्यम है जो असीम शक्ति से वास्तविक जीवन में विचारों को साकार करने का जवाब लेकर आती है। प्रेम और विश्वास मन से संबंधित है, जो अधिकतर आध्यात्म पक्ष से जुड़े हुए हैं, जबकि सेक्स पूरी तरह जीव विज्ञान से संबंधित है। यह सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ पक्ष है। इन तीनों भावनाओं का मिश्रण नियत, विचारणीय मन और असीम शक्ति के बीच संवाद का सीधा रास्ता बनाता है। विश्वास कैसे विकसित किया जाए? विश्वास एक ऐसी मनस्थिति है जिसे आत्म सुझाव सिद्धांत द्वारा अंतर्मन में बार बार सुझाव देने से विकसित किया जा सकता है। विश्वास ऐसी योग्यता है जो इच्छा के संवेग यानी धन को भौतिक रूप में साकार करता है। जो अगले अध्याय आत्म सुझाव और अध्याय अंतर्मन में अनुदेश बताए गए हैं, उन्हें पढ़कर आपको पता चलेगा कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में अगर अंतर्मन को विश्वास दिला दें तो उसे वह जरूर मिलता है। आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए अंतर्मन आपके विश्वास के आधार पर काम करेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास विश्वास का नामो निशान ही नहीं है तो उसे यह बताना बहुत मुश्किल है कि किस तरह विश्वास विकसित किया जा सकता है। यह ठीक उतना ही मुश्किल है जितना किसी अंधे व्यक्ति को लाल रंग के बारे में बताना। विश्वास एक मनस्थिति है जिसका विकास किताब में दिए गए इन 13 सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद किया जा सकता है। बार बार अपने मन में सुझाव डालना ही खुद से भावनाएं विकसित करने का एकमात्र जरिया है। आगे दिए गए विवरण से यह साफ हो जाएगा। जो सुझाव आप मन में डालते हो आप वही बन जाते हो, यहां तक कि अपराधी भी। एक आपराधिक रसद में कहा गया है, जब लोग पहली दफा अपराध या अपराधियों के संपर्क में आते हैं तो उनसे घृणा करते हैं। अगर फिर भी वे किसी तरह कुछ दिनों तक अपराध के संपर्क में बने रहें तो उनके आदी होने लगते हैं और सहन करना सीख जाते हैं, तथा जब वे काफी लंबे समय तक उनके संपर्क में रहते हैं तो अपराध से प्रभावित होकर उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर इस बात को इस तरह से कहें कि अगर आप आवेश के साथ किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो अंतर्मन इस विचार को स्वीकार कर लेता है और इस पर कार्य करता है। अंतर्मन उस कार्य को साकार रूप देने के लिए कोई न कोई व्यवहारिक प्रक्रिया उपलब्ध कराता है। वे सभी विचार जिनसे भावनाएं जुड़ जाती हैं और उनमें विश्वास भर जाता है तो वे विचार खुद को भौतिक रूप में तब्दील कर लेते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो ये मानते हैं कि वे गरीबी और भुखमरी में जीने के लिए इसलिए अभिशप्त हैं क्योंकि कोई रहस्यमयी शक्ति उनके खिलाफ काम कर रही है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस नकारात्मक आस्था या विश्वास के कारण वे अपने दुर्भाग्य के निर्माता खुद होते हैं, क्योंकि उनका अंतर्मन उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है और इसे भौतिक रूप में आकार देता है। एक बार फिर यह बताना उचित होगा कि यदि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आप उसे अपने अंतर्मन तक पहुंचा दीजिए, परंतु इसके लिए यह जरूरी है कि आपकी चाहत मजबूत और आशावादी हो। अगर ऐसा है तो आप उसे भौतिक रूप में बदल सकते हैं।
आपका विश्वास ही वो भाव है जो आपके अंतर्मन की क्रिया निर्धारित करता है। आत्म सुझाव के द्वारा अपने अंतर्मन को धोखा देने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से मैंने अपने पुत्र के अंतर्मन को धोखा दिया था, इस धोखे को यथार्थवादी बनाने के लिए इस तरह व्यवहार करके जैसे आपके पास पहले से ही वो भौतिक वस्तु मौजूद हो जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। ये भाव आप में उस समय होना चाहिए जब आप अपने अंतर्मन को आदेश दे रहे हो। अंतर्मन विश्वास और आस्था की स्थिति में दिए गए किसी भी आदेश को जिसके बारे में आपको विश्वास हो कि वो हकीकत में बदल जाएगा, सबसे सीधे और व्यवहारिक तरीके से भौतिक रूप में बदल देगा। निश्चित रूप से इतना कहा जा चुका है कि आप उस शुरुआती पॉइंट पर पहुंच सके जहां से प्रयोग और अभ्यास के द्वारा आप अपने अंतर्मन को दिए जाने वाले किसी भी आदेश को आस्था से सरोबार करने की योग्यता हासिल कर सकें। पूर्णता अभ्यास से ही आएगी। यह केवल निर्देशों को पढ़ने भर से नहीं आ सकती। आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप सकारात्मक भावनाओं को अपने मन की प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोत्साहन करें और नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित करके उन्हें अपने मन से निकाल दें। जिस मन में सकारात्मक भावनाओं की प्रबलता होती है, वह उस मन अवस्था का प्रिय निवास बन जाता है। वह मन इच्छा के अनुरूप अंतर्मन को निर्देश देता है, जिसे यह स्वीकार करता है और इस पर तुरंत कार्य करता है। काफी लंबे समय से धर्मावलंबी संघर्षरत मानवता को यह संदेश देते रहे हैं कि उन्हें इस या उस धार्मिक सिद्धांत में विश्वास करना चाहिए, परंतु वे लोगों को यह बताने में असफल रहे हैं कि विश्वास को किस तरह से पैदा किया जाए। उन्होंने यह नहीं बताया कि विश्वास एक मानसिक अवस्था है जिसे आत्म सुझाव द्वारा विकसित किया जा सकता है। ऐसी भाषा में जिसे एक आम आदमी समझ सके, हम वो सिद्धांत बताएंगे जिसके द्वारा विश्वास वहां पर विकसित किया जा सकता है जहां पर इसका नामो निशान नहीं है। अपने आप पर विश्वास रखें और परम पिता पर विश्वास रखें। इसके पहले कि हम शुरू करें, आपको एक बार फिर यह याद दिलाना जरूरी है, विश्वास ही वो शक्ति है जो विचार के आवेग को जीवन, शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। पिछले वाक्य दोबारा पढ़ने लायक है और तीसरी बार, यहां तक कि कई बार भी पढ़ सकते हैं। जोर से पढ़ें तो बेहतर रहेगा। विश्वास धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। विश्वास उन सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिन्हें विज्ञान के नियमों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। विश्वास कामयाबी का इकलौता इलाज है। विश्वास वो रसायन है जिसे जब प्रार्थना के साथ मिलाया जाता है तो इंसान असीम शक्ति के साथ सीधा संवाद करता है। विश्वास वो रसायन है जो इंसान के सीमाबद्ध मन द्वारा निर्मित विचारों के आम कंपनों को आध्यात्मिक समतुल्य में रूपांतरित करता है। विश्वास इकलौता माध्यम है जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ति की वैश्विक शक्ति का दोहन और प्रयोग कर सकता है। प्रमाण आसान है और आसानी से दिया जा सकता है। यह आत्म सुझाव के सिद्धांत में लिप्त हुआ है। आइए हम अपने ध्यान को आत्म सुझाव के विषय पर केंद्रित कर लें और यह पता लगाएं कि यह क्या है और यह क्या हासिल करने में समर्थ है। यह तथ्य तो सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बार बार दोहराता है, वो आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वो बात सही हो या गलत। अगर कोई आदमी किसी झूठ को दोहराता रहे तो अंततः वह उस झूठ को सच के रूप में स्वीकार कर लेगा। यही नहीं, वो विश्वास करने लगेगा कि यही सच है। इंसान वही बन जाता है जिस तरह के विचारों को वो अपने मन में राज करने देता है। जिन विचारों को इंसान अपने मन में जगह देता है,
जिन्हें वो सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है और जिन्हें वो अपनी भावना के साथ संबद्ध करता है, वे प्रेरक शक्तियां बन जाते हैं जो उसकी हर गतिविधि, हर कार्य और हर कर्म को नियंत्रित और निर्देशित करती है। आइए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चा वक्तव्य। जब विचार भावनाओं के साथ संयोजित हो जाते हैं तो वे एक मैग्नेटिक पावर बन जाते हैं जो अपने समान या अपने से जुड़े दूसरे विचारों को आमंत्रित करते हैं। भावना के साथ जुड़ जाने पर इस तरह से चुंबकीय हो गए विचार की तुलना हम उस बीज से कर सकते हैं जिसे उपजाऊ जमीन में बोए जाने पर वो अंकुरित होता है, उगता है और कई गुना हो जाता है। जब तक कि ये छोटा सा एक बीज अपने ही जैसा लाखों अनगिनत बीज नहीं बन जाता। मानवीय मन ऐसे कंपनों को लगातार आकर्षित करता है जो मन में रह रहे विचारों के अनुरूप होते हैं। इंसान के मन में प्रबलता में मौजूद कोई भी विचार, योजना या लक्ष्य अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित और आकर्षित करता है और इन रिश्तेदारों से जुड़ने के बाद वो अधिक शक्तिशाली बन जाता है और उसकी शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वो उस व्यक्ति का प्रबल मालिक नहीं बन जाता जिसके मन में वो निवास करता है। अब हम शुरुआती बिंदु पर फिर से चलें और ये जानें कि किस तरह किसी विचार, योजना या लक्ष्य का मूल बीज मन में बोया जा सकता है। यह जानकारी आसानी से दी जा सकती है। किसी भी विचार, योजना या लक्ष्य को बार बार दोहराए जाने पर इसे मन में रखा जा सकता है। इसलिए आपसे ये कहा गया है कि आप अपने प्रमुख लक्ष्य को लिख लें, इसे याद कर लें और इसे जोर से हर दिन पढ़ें जब तक कि ये ध्वनि के कंपन आपके अंतर्मन तक ना पहुंच जाए। दुर्भाग्यशाली माहौल के प्रभावों को हटाने का संकल्प करें और अपने जीवन को सही पटरी पर ले आएं। अपनी मानसिक संपत्ति और दायित्वों का हिसाब लगाएं और आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आत्मविश्वास की कमी। आप आत्मविश्वास के सिद्धांत की मदद से इस कमी या अड़चन को ऑर्डर कर सकते हैं और अपने संकोच को साहस में बदल सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग कुछ सकारात्मक विचारों के आसान प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इन सकारात्मक विचारों को लिख लें, याद कर लें और बार बार पढ़ें जब तक कि ये आपके अंतर्मन के सक्रिय उपकरण का हिस्सा न बन जाए। आत्मविश्वास का फॉर्मूला। पहला, मैं जानता हूं कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है और इसलिए मैं खुद से यह अपेक्षा रखता हूं कि मैं इसे हासिल करने के लिए निरंतर लगन से कार्य करूं और मैं यहां पर अभी वादा करता हूं कि मैं इसी तरह से कार्य करूंगा। दूसरा, मुझे एहसास है कि मेरे मन में प्रबल विचार अंततः अपने आप को बाहरी भौतिक कार्यों में बदल लेंगे और धीरे धीरे अपने आप को भौतिक रूप में रूपांतरित कर लेंगे। इसलिए मैं अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट तक इस बात पर एकाग्र करूंगा कि मैं किस तरह का इंसान बनने के बारे में सोच रहा हूं, ताकि मेरे मन में इसकी एक स्पष्ट तस्वीर रहे। तीसरा, मैं जानता हूं कि आत्म सुझाव के सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को अपने मन में निरंतर बनाए रखूंगा, वो अंततः किस प्रैक्टिकल तरीके द्वारा अपने आप को भौतिक रूप में बदल लेगी और मुझे वो वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैंने लक्ष्य बनाया है। इसीलिए मैं हर दिन 10 मिनट इस काम में दूंगा कि मैं आत्मविश्वास का विकास करूं। चौथा, मैंने स्पष्ट रूप से जीवन में अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य का वर्णन लिख लिया है और मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझ में इसे हासिल करने का पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित न हो जाए। पांचवा,
मुझे पूरी तरह एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद तब तक लंबे समय तक नहीं बना रह सकता जब तक कि यह सत्य और न्याय पर आधारित ना हो। इसीलिए मैं किसी भी ऐसी गतिविधि में संलग्न नहीं होऊंगा जिससे इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ ना हो। मैं इसी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करके सफलता पाऊंगा जिनका मैं प्रयोग करना चाहता हूं, और मैं दूसरे लोगों के सहयोग के द्वारा सफलता पाऊंगा। मैं दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करूंगा कि वे नेहरू सेवा करें, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने का इच्छुक रहूंगा। मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करूंगा और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ और दोष देखने की आदत को अपने मन से दूर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरों के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे दूसरों को मुझ पर विश्वास हो, क्योंकि मैं उनमें और अपने आप में विश्वास रखूंगा। मैं इस फॉर्मूले पर अपने हस्ताक्षर करूंगा और इसे याद कर लूंगा और इसे हर दिन जोर जोर से पढ़ूंगा। ऐसा करते समय मुझे पूरा विश्वास होगा कि ये मेरे विचारों और कार्यों को धीरे धीरे प्रभावित करेगा, ताकि मैं एक स्वावलंबी और सफल व्यक्ति बन सकूं। इस फॉर्मूले के पीछे प्रकृति का एक नियम है जिसे अब तक कोई आदमी स्पष्ट नहीं कर पाया है। इस नियम को आप किस नाम से पुकारते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये मानव जाति की सफलता और प्रसिद्धि के लिए काम करता है, बशर्ते इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाए। दूसरी ओर अगर इसका विध्वंसात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उतनी ही तत्परता से नष्ट भी कर सकता है। इस वाक्य में एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई छुपी है, यानी जो हार जाते हैं और गरीबी, दुख और कष्ट में अपने जीवन गुजारते रहते हैं, वे ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आत्म सुझाव के सिद्धांत का नकारात्मक प्रयोग किया है। इसका कारण ये तथ्य है कि विचार के सभी सवैंगों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपने आप को अपने भौतिक रूप में रूपांतरित कर लेते हैं। अंतर्मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार रचनात्मक है या विध्वंसात्मक। ये उस सामग्री पर काम करता है जो हम अपने विचार स्वैंगों के द्वारा इसे प्रदान करते हैं। अंतर्मन डर के द्वारा आवेशित विचार को भी उतनी ही तेजी से हकीकत में बदल देगा जितनी तेजी से ये साहस या विश्वास के द्वारा प्रेरित विचार को हकीकत में बदलेगा। बिजली का यदि रचनात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उद्योग के पहियों को आगे बढ़ाती है और मानव जाति की सेवा करती है, परंतु नकारात्मक प्रयोग किए जाने पर यह जान भी ले सकती है। उसी तरह आत्म सुझाव का नियम आपको सुख, शांति और समृद्धि दे सकता है, या फिर यह आपको दुख, असफलता और मृत्यु की घाटी में फेंक सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस हद तक समझते हैं या लागू करते हैं। अगर आप अपने मन में डर, शंका और अविश्वास भर लेते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आप में असीम शक्तियों के साथ जुड़ने और उनका प्रयोग करने का सामर्थ्य नहीं है, तो आत्म सुझाव का ये नियम इस अविश्वास के भाव को लेगा और इसे उस सांचे में ढाल लेगा जिसके द्वारा आपका अंतर्मन इसे इसके भौतिक रूप में बदल देगा। उस हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है और दूसरे को पश्चिम में। आत्म सुझाव का नियम आपको ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने विचार की पाल को किस तरह से बांधा है। आत्म सुझाव के नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ति उपलब्धि की कल्पनातीत ऊंचाइयों को छू सकता है, और ये इस कविता में बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त होता है।
अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं, तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है, तो आप में नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप जीत नहीं सकते, तो ये लगभग तय है कि आप जीत नहीं पाएंगे। अगर आप सोचते हैं आप हारेंगे, तो आप हार चुके हैं। क्योंकि दुनिया में हमने ये पाया है, सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है। ये पूरी तरह से मानसिक स्थिति पर निर्भर है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं, तो सचमुच ऐसा ही है। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, और तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि तुरंत या देरी से जीतता वही है जो सोचता है कि वो जीत सकता है। उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जिन पर जोर दिया गया है, और आप उस गहन अर्थ को समझ लेंगे जो कवि के मन में था। आपके मन में कहीं ना कहीं उपलब्धि का बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम में जुटा दिया जाए, तो वो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिन्हें हासिल करने की बात आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। जिस तरह महान संगीतकार वायलिन की तारों से संगीत की सुंदर लहरियां छेड़ सकता है, उसी तरह आप भी अपनी प्रतिभा को जगा सकते हैं जो आपके मन में कहीं दबी पड़ी है। इसके माध्यम से आप अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 40 साल की उम्र तक इब्राहिम लिंकन ने जिस काम में हाथ डाला, उसमें वे असफल रहे। वे किसी गुमनाम जगह से आए हुए गुमनाम आदमी थे, जब तक कि उनके जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया, और उस अनुभव ने उनके दिलो दिमाग में सोई हुई उनकी प्रतिभा को नहीं जगाया। तब जाकर वे दुनिया के सचमुच महान लोगों में से एक बन सके। यह अनुभव दुख और प्रेम के भावों से जुड़ा हुआ था। यह अनुभव एन रूटलेज के माध्यम से आया हुआ था, जो इकलौती महिला थी जिसे लिंकन ने प्रेम किया था। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि प्रेम का भाव विश्वास की मानसिक अवस्था से बहुत करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि प्रेम हमारे विचार सवैंगों को उनके आध्यात्मिक रूप में बदलने के सबसे करीब होता है। अपने शोध के दौरान लेखक ने पाया कि सैकड़ों सफल लोगों की जीवनियों और उपलब्धियों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि उनमें से लगभग सभी की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला के साथ का प्रभाव स्पष्ट रूप से था। अगर आप विश्वास की शक्ति का प्रमाण चाहते हैं, तो आप उन पुरुषों और महिलाओं के उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जिन्होंने इसका प्रयोग किया है। सूची में सबसे ऊपर नजारेन का नाम आता है। ईसाई धर्म का आधार है आस्था। चाहे कितने ही लोगों ने इस महान शक्ति के अर्थ को गलत ढंग से विश्लेषित किया है और तोड़ा मरोड़ा है, ईसा मसीह की शिक्षा और उपलब्धियों का सार, जिसे चमत्कार के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है, विश्वास या आस्था ही है। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज होती, तो ये केवल उस मानसिक अवस्था के द्वारा हो सकती है जिसे विश्वास कहा जा सकता है। आइए अब हम उस आदमी के जीवन में विश्वास की शक्ति देखें जिसे पूरी मानव सभ्यता बहुत अच्छी तरह से जानती है। उस आदमी का नाम है महात्मा गांधी। इस आदमी में विश्वास की संभावनाओं का सबसे चमत्कारी उदाहरण देखने को मिलेगा। अपने समय में गांधी जी के पास जितनी शक्ति थी, उतनी किसी भी जीवित व्यक्ति के पास नहीं थी, और इसके बावजूद उनके पास शक्ति के कोई पारंपरिक औजार नहीं थे, जैसे कि धन, युद्ध के जहाज, सिपाही या हथियार। गांधी जी के पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, उनके पास एक सूट भी नहीं था, परंतु
उनके पास शक्ति थी। उनके पास ये शक्ति कैसे आई? उन्होंने इसे विश्वास के सिद्धांत की समझ के द्वारा विकसित किया और उनमें ये योग्यता थी कि वे अपनी आस्था को 20 करोड़ लोगों के दिमाग में बो सके। गांधी जी ने 20 करोड़ मन को एक दिमाग की तरह एक साथ जुड़ने और एक साथ चलने के लिए प्रेरित किया, जो एक महान कार्य था। विश्वास के सिवाय और कौन सी शक्ति इतना कर सकती थी? 20वीं सदी के मध्य में मार्टिन लूथर किंग को मानव अधिकारों और सभी लोगों के गौरव की रक्षा करने के लिए उनके मन में गहरा विश्वास था, जिसकी वजह से हर जाति संप्रदाय में विश्वास करने वाले महिलाओं एवं पुरुषों ने उनके समाज में एक समान अधिकारों के संघर्ष से जुड़े। उनका सपना था कि किसी को उसके रंग से नहीं बल्कि उसके चरित्र से पहचाना जाना चाहिए। उनका ये सपना पूरी तरह से तो पूरा ना हो सका, परंतु उनके कार्य और मृत्यु ने संपूर्ण दुनिया में एक नवचेतना की तरह कार्य किया और लोगों को लगातार इससे जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। बिजनेस और उद्योग चलने में विश्वास और सहयोग की जरूरत होती है। ऐसे में यह रोचक भी है और लाभदायक भी कि हम एक घटना का विश्लेषण करें जो हमें बहुत अच्छे ढंग से वो तरीका समझाती है जिसके द्वारा उद्योगपतियों और बिजनेसमैनों ने बहुत बड़ी दौलत कमाई तथा उन्होंने लेने से पहले देने के तरीके से ऐसा कर दिखाया। ये घटना 1900 की है, जब यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन बन रहा था। जब आप कहानी पढ़ें तो इन मूलभूत तथ्यों को अपने दिमाग में रखें और आप समझ पाएंगे कि किस तरह विचार बड़े खजानों में बदलते हैं। अगर आप उन लोगों में से है जो अक्सर आश्चर्य करते हैं कि किस तरह ढेर सारी दौलत कमाई जाती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के निर्माण की यह कहानी आपको काफी कुछ सिखा देगी। अगर आपको इस बारे में जरा सी भी शंका है कि इंसान विचारों के माध्यम से या सोचकर अमीर बन सकते हैं, तो ये कहानी आपके मन से शंका को भगा देगी, क्योंकि आप यूनाइटेड स्टेट्स स्टील की कहानी में इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों का प्रयोग पाएंगे। उस $1 बिलियन के भाषण के काफी दिन बाद 12 दिसंबर 1900 की शाम को देश के लगभग 80 अमीर दिग्गज 5th एवेन्यू के यूनिवर्सिटी क्लब के समारोह हॉल में इकट्ठे हुए। अवसर था पश्चिम से आए हुए एक युवक का सम्मान करना, परंतु आधा दर्जन से अधिक अतिथियों को इस बात का एहसास नहीं था कि वे लोग अमेरिका औद्योगिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटना को देखने जा रहे थे। जे. एडवर्ड सीमेंस और चार्ल्स स्टुअर्ट स्मिथ के हृदय कृतज्ञता से भरे थे, क्योंकि जब वे हाल ही में पिट्सबर्ग गए थे तो चार्ल्स एम श्वाब ने उदारतापूर्वक मेहमान नवाजी की थी और उनका अद्भुत अतिथि सत्कार किया था। सीमेंस और स्मिथ ने 48 साल के श्वाब से पूर्वी बैंकिंग सोसाइटी का अपरिचय करवाने के लिए इस डिनर का आयोजन किया था, परंतु उन्हें आशा नहीं थी कि वे इस समारोह में हंगामा खड़ा कर देंगे। उन्होंने उन्हें ये चेतावनी दी थी कि न्यूयॉर्क के लोग भाषण की कला को पसंद नहीं करेंगे और उनसे प्रभावित नहीं होंगे, तथा यदि वे स्टीलमैन, हरी में और वॉल्डरबिट जैसे श्रोताओं को बोर नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा वे अपने भाषण को 15 या 20 मिनट तक सीमित रखें और फिर अपनी बात खत्म कर दें। जॉन पियरपोंट मॉर्गन अपने उच्च पद के कारण श्वाब की दाईं तरफ बैठे हुए थे। वे भी इस समारोह में सिर्फ कुछ देर तक ही ठहरने वाले थे, और जहां तक प्रेस और जनता का सवाल था, पूरा मामला इतना महत्वहीन था कि अगले दिन इस समारोह का जिक्र किसी भी अखबार में नहीं छपा। दोनों मेजबानों और प्रख्यात अतिथियों ने अच्छी तरह से डिनर किया। बीच में बहुत काम की चर्चा हुई और जितनी हुई
वो भी तनाव के माहौल में हुई। बहुत कम बैंकर और ब्रोकर श्वाब से मिले थे, जिसका करियर मोनोंगहेला के किनारे पर परवान चढ़ा था और उसे कोई भी अतिथि ठीक से नहीं जानता था। परंतु शाम खत्म होने से पहले उन सभी और मनी मास्टर मॉर्गन के पैरों तले जमीन खिसक गई और $1 बिलियन के यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन का बीज बोया गया। इतिहास के लिहाज से शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस डिनर में चार्ल्स श्वाब के दिए हुए भाषण का कोई रिकॉर्ड नहीं है। शायद यह एक घरेलू भाषण होगा जिसमें ग्रामर की कई गलतियां होंगी, क्योंकि श्वाब भाषा की शुद्धता पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, और उस भाषण में सुक्तियां और चुटकुले भी होंगे। परंतु इनके अलावा उसमें एक प्रबल शक्ति थी जिसका उन $5 बिलियन के लगभग की संपत्ति वाले श्रोताओं पर अविस्मरणीय प्रभाव पड़ा। जब ये 90 मिनट का भाषण समाप्त हुआ और जब श्रोता इसके जादू के कारण अब भी मंत्रमुग्ध थे, तो मॉर्गन वक्त को एक खिड़की के पास अलग से ले गए, जहां चौखट पर बैठकर और पैरों को नीचे लटकाकर उन्होंने 1 घंटे तक चर्चा की। श्वाब के व्यक्तित्व का जादू पूरी शक्ति से काम कर रहा था, परंतु इसमें अधिक महत्वपूर्ण और अधिक स्थायी वह पूर्ण और स्पष्ट प्रोग्राम था जो उन्होंने स्टील के विस्तार के लिए प्रस्तुत किया था, और कई लोगों ने मॉर्गन की रुचि जगाने की कोशिश की थी कि वे स्टील के लिए भी उसी तरह का ट्रस्ट बनाएं, जिस तरह बिस्किट, वायर और हूप, शक्कर, रबड़, विस्की, तेल या च्युइंगम के लिए बना रखा था। जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के गैम्बलर ने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु मॉर्गन को उस पर भरोसा नहीं था। बिल और जिम मूर, जो शिकागो में स्टॉक ब्रोकर थे और जो एक मैच ट्रस्ट और क्रैकर कॉरपोरेशन बना चुके थे, उन्होंने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु वे भी असफल हुए थे। देहात के वकील एल्बर्ट एच गैरी भी यही चाहते थे, परंतु वे इतने बड़े नहीं थे कि उनकी बातों का प्रभाव पड़े। सिर्फ श्वाब की वाक्पटुता ही जेपी मॉर्गन को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकी जहां से वे यह देख पाए कि इस साहसिक आर्थिक कार्य के कितने जबरदस्त परिणाम निकलेंगे। हालांकि आसानी से पैसे कमाने वाले लोगों की नजर में यह विचार एक पागलपन भरा सपना था। आर्थिक चुंबकीय एक पीढ़ी पहले शुरू हो चुकी थी और इसने स्टील जगत में हजारों छोटी और कई मामलों में अक्षमता से चलाई जा रही कंपनियों को बड़े और प्रतियोगिता से धराशायी हो चुके कॉरपोरेशनों में तब्दील किया था, और ये हसमुख उसी नीस पायरेट जॉन डब्ल्यू गेट्स द्वारा खोजी गई तकनीकों से संभव हुआ था। छोटी कंपनियों से गेट्स पहले ही अमेरिकन स्टील एंड वायर कंपनी बना चुके थे और मॉर्गन के साथ मिलकर उन्होंने फेडरल स्टील कंपनी बना ली थी। परंतु अगर इनकी तुलना एंड्रयू कार्नेगी के विशालकाय ट्रस्ट से की जाए, जिसके स्वामी और संचालक थे, तो ये सारी कंपनियों और कॉरपोरेशन बौने थे, चाहे वे कितनी ही एकता का परिचय दे दें। परंतु वे सब मिलकर भी कार्नेगी साम्राज्य में सुरंग नहीं लगा सकते थे, और मॉर्गन ये बात जानते थे। कार्नेगी भी ये बात जानते थे। स्कीबो कैसल की शानदार ऊंचाइयों से उन्होंने पहले तो रोचकता से और बाद में चिढ़कर देखा कि मॉर्गन की छोटी कंपनियां उनके बिजनेस में किस तरह प्रवेश कर रही हैं। जब ये प्रयास अधिक साहसिक हुए तो कार्नेगी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। उन्होंने यह फैसला किया कि वे अपने प्रतियोगियों की हर मिल को डुप्लीकेट करेंगे। अब तक उन्होंने वायर, पाइप, हूप या शीट में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। इसके बजाय वे इतने में ही संतुष्ट थे और उन्हें
इस अपने मनचाहे आकार में ढलने देते थे, परंतु अब अपने प्रमुख और योग्य लेफ्टिनेंट श्वाब के सहयोग से वे अपने दुश्मनों को बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। चार्ल्स एम श्वाब के भाषण में मॉर्गन को एक एक समस्या का जवाब मिल गया। कार्नेगी के बिना बना कोई ट्रस्ट, जिसके पास सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी, दरअसल ट्रस्ट कहा ही नहीं जा सकता। जैसा एक लेखक ने कहा है, यह एक ऐसा नींबू शरबत होगा जिसमें नींबू ही ना हो। 12 दिसंबर 1990 की रात को श्वाब के भाषण में निश्चित रूप से यह संकेत था। हालांकि इस बात का कोई दावा या वादा नहीं किया गया था कि विशालकाय कार्नेगी साम्राज्य मॉर्गन के टेंट में लाया जा सकता है। श्वाब ने स्टील के भविष्य के बारे में चर्चा की और एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर दिया जिसमें सक्षमता हो, विशेषज्ञता हो, असफल मिले कि तालाबंदी हो और सफल वस्तुओं पर प्रयास की एकाग्रता हो, खनिज के आवागमन में बचत हो, ओवरहेड और प्रशासनिक मदों में बचत हो और विदेशी बाजार में सफल प्रवेश हो। यही नहीं, उन्होंने इन लोगों को यह भी बताया कि उनकी पारंपरिक पायरेसी में गलतियां कहां हो रही हैं। उन्होंने ऐसा संकेत किया कि उनके बिजनेस का वर्तमान लक्ष्य मानो पाली बनाना, कीमतें बढ़ाना और इस पूरी प्रक्रिया में खुद को मीठे मीठे डिविडेंड देना था। श्वाब ने रोचक अंदाज में इस सिस्टम की आलोचना की। उन्होंने अपने श्रोताओं को यह बताया कि इस तरह की नीति में दूरदर्शिता नहीं है और इसका कारण यह है कि यह बाजार को एक ऐसे युग में संकुचित कर रही थी जिसमें हर तरफ विस्तार का बोलबाला था। उन्होंने ये वादा किया कि स्टील की कीमत कम करने से बाजार का विस्तार होगा, स्टील के अधिक उपयोग खोजे जाएंगे और विश्व के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा उनकी झोली में आ जाएगा। दरअसल हालांकि श्वाब को ये बात पता नहीं थी, परंतु श्वाब आधुनिक मास प्रोडक्शन के मसीहा थे। यूनिवर्सिटी क्लब का डिनर समाप्त हुआ। मॉर्गन अपने घर लौट गए और श्वाब की सुनहरी भविष्यवाणी के बारे में सोचते रहे। श्वाब वापस पिट्सबर्ग लौट आए, जहां वे एंड्रयू कार्नेगी का स्टील बिजनेस चला रहे थे। गैरी और बाकी लोग अपने स्टॉक टिकेरस के पास वापस लौट गए, जहां वे अगले कदम का इंतजार करने लगे। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। श्वाब ने उनके सामने तर्कों का जो भोज रखा था उसे पचाने में मॉर्गन को 1 सप्ताह लगा। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से आश्वस्त कर लिया कि इसका परिणाम आर्थिक अपच नहीं होगी। उन्होंने श्वाब को बुलवाया और उन्होंने पाया कि वह युवक जरा संकोची था। श्वाब ने संकेत किया कि कार्नेगी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि उनकी कंपनी का विश्वसनीय प्रेसिडेंट वॉल स्ट्रीट के सम्राट के साथ मुलाकात कर रहा है, जबकि कार्नेगी ने यह कसम खाई थी कि वे वॉल स्ट्रीट पर कभी कदम नहीं रखेंगे। फिर जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के बिचौलिए ने यह सुझाव दिया कि अगर श्वाब फिलाडेल्फिया में बेलेव्यू होटल में जा रहे हैं तो जेपी मॉर्गन भी उसी समय उस होटल में रहेंगे। जब श्वाब आए तो मॉर्गन दुर्भाग्य से न्यूयॉर्क के अपने घर में बीमार थे और इसीलिए उनके प्रबल आग्रह पर श्वाब न्यूयॉर्क गए और उस आर्थिक दिग्गज की लाइब्रेरी में उन दोनों की मुलाकात हुई। कुछ आर्थिक इतिहासकारों की माने तो इस नाटक की शुरुआत से लेकर अंत तक निर्देशक एंड्रयू कार्नेगी थे। वे यह मानते थे कि श्वाब के डिनर से लेकर उनका प्रसिद्ध भाषण, श्वाब और मॉर्गन की रविवार रात मुलाकात तक की सारी घटनाएं चतुर्स्कोत कार्नेगी के दिमाग की उपज थी। परंतु सच्चाई इससे ठीक अलग थी। जब श्वाब को इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए बुलाया गया तो वे यह भी नहीं जानते थे कि लिटिल बॉस एंड्रयू कार्नेगी इसे मानेंगे भी या नहीं। वे बेचने के प्रस्ताव के बारे में सोचेंगे भी या नहीं, खासकर उन लोगों को जिनसे वे बुरी तरह चिढ़ते थे। परंतु श्वाब उस मुलाकात में अपने साथ
अपनी ही लिखाई में कॉपर प्लेट के आंकड़ों की 6 शीट लेकर गए, जिनमें यह लिखा हुआ था कि इस नए ट्रस्ट की हर स्टील कंपनी का आर्थिक मूल्य और उसकी संभावित आर्थिक कमाई की क्षमता क्या थी। 4 लोग उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए पूरी रात बैठे रहे। जाहिर है कि इनमें सबसे प्रमुख व्यक्ति मॉर्गन थे, जिनका धन के दैवी के अधिकार में दृढ़ विश्वास था। उनके साथ उनका अभिजात्य पार्टनर रॉबर्ट बेकन था, जो एक विद्वान और सुसंस्कृत व्यक्ति था। तीसरा था जॉन डब्ल्यू गेट्स, जिसे मॉर्गन एक गैम्बलर होने के कारण छोटा समझते थे और उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल करते थे। चौथे खुद शॉप थे, जो स्टील बनाने और बेचने की प्रक्रियाओं के बारे में उस समय जीवित किसी भी समूह से अधिक जानते थे। पूरी चर्चा में पिट्सबर्ग के इस आदमी के आंकड़ों के बारे में कोई सवाल नहीं किया गया। अगर उन्होंने कह दिया कि किसी कंपनी का मूल्य इतना था, तो उस कंपनी का मूल्य उतना ही था, ना उससे अधिक ना उससे कम। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस ट्रस्ट में केवल वही कंपनियां रहें जिनका नाम उन्होंने लिखा था। उन्होंने एक ऐसे कॉरपोरेशन की रचना की थी जिसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा और उन मित्रों के लालच की संतुष्टि भी नहीं होगी जो अपनी कंपनियों के बोझ को मॉर्गन के विशाल कंधों पर उतारना चाहते होंगे। जब सुबह हुई तो मॉर्गन उठे और उन्होंने अपनी कमर सीधी की। केवल एक ही सवाल रह गया था, क्या आपको लगता है कि आप एंड्रयू कार्नेगी को बेचने के लिए राजी कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। श्वाब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उन्हें बेचने के लिए राजी कर लें तो मैं खरीद लूंगा, मॉर्गन ने जवाब दिया। श्वाब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। यहां तक सब कुछ ठीक था, परंतु क्या कार्नेगी बेचेंगे? और अगर बेचेंगे तो वे बदले में कितनी रकम मांगेंगे? श्वाब का अनुमान था लगभग 320 करोड़ डॉलर, और वे यह रकम किस रूप में चाहेंगे? कॉमन या प्रेफर्ड स्टॉक के रूप में, बॉन्ड के रूप में या नगद? कोई भी $1 बिलियन का प्रतिशत नगद में नहीं दे सकता था। जनवरी में वेस्टचेस्टर में सेंट एंड्रयूज लिंक्स में एक गोल्फ गेम चल रहा था और एंड्रयू ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहने हुए थे और चार्ली लगातार बोल रहे थे ताकि कार्नेगी का हौसला बुलंद रहे ताकि बिजनेस के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया, जब तक कि वे दोनों कार्नेगी कॉटेज की रामदेही गर्मी में नहीं बैठ गए। फिर उसी वाकपटुता के साथ जिससे उन्होंने यूनिवर्सिटी क्लब के 80 करोड़पतियों को मंत्रमुग्ध किया था, श्वाब ने आराम से रिटायर होने के सुनहरे सपने बताए और बूढ़े आदमी की सामाजिक इच्छाओं को संतुष्ट करने की करोड़ों अरबों का जिक्र किया। कार्नेगी ने जवाब में कागज के एक टुकड़े पर एक रकम लिखकर श्वाब को थमा दी और कहा, ठीक है, हम इतने में बेच देंगे। आंकड़ा लगभग 400 करोड़ डॉलर का था और अगर श्वाब के द्वारा अनुमानित 320 करोड़ डॉलर के आंकड़े को मूलभूत आंकड़ा माना जाए तो इसमें पिछले 2 सालों में पूंजी मूल्य में हुई वृद्धि के रूप 80,000 करोड़ जोड़ दिए गए थे। बाद में ट्रांस अटलांटिक लाइनर के डेक पर खड़े होकर कार्नेगी ने मॉर्गन से अफसोस से कहा, काश मैंने आपसे 100 करोड़ डॉलर अधिक मांगे होते। अगर आपने मांगे होते तो आपको वो भी मिल गए होते। मॉर्गन ने खुश होकर बताया। इस बात से काफी सनसनी फैली। एक ब्रिटिश संवाददाता ने तार दिया कि विदेशी स्टील जगत इस दैत्यकार ट्रस्ट से स्तंभित है। एल के प्रेसिडेंट हेडली ने घोषणा की
कि अगर देश में ट्रस्ट बनाने संबंधी नियम नहीं बनाए गए तो अगले 25 सालों में वॉशिंगटन में एक सम्राट शासन करेगा। परंतु योग्य स्टॉक विशेषज्ञ ने नए स्टॉक को जनता को इतनी योग्यता से बेचा कि सारा का सारा पानी, कई लोगों का अनुमान था, 600 करोड़ डॉलर पलक झपकते ही सोख लिया गया। कार्नेगी के पास करोड़ों डॉलर थे और मॉर्गन सिंडिकेट के पास कष्ट उठाने के एवज में 62,000 करोड़ और गेट्स से लेकर गैरी तक सभी के पास करोड़ों डॉलर थे। 48 साल के श्वाब को भी अपना पुरस्कार मिला। वे इस नए कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट बन गए और 1930 तक इस पर नियंत्रण करते रहे। अब एक अन्य उदाहरण बताते हैं किस तरह अपने एक विचार पर विश्वास रखने मात्र से एक व्यक्ति ने अपने लिए करोड़ों डॉलर धन एकत्रित कर लिया और कई अनगिनत लोगों को दौलतमंद बनने में मदद की। सर जॉन टेम्पल्टन ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्हें धन इन्वेस्ट करने की अपनी प्रतिभा पर पूर्ण रूप से विश्वास था। टेम्पल्टन आम लोगों से धन इन्वेस्ट करने में काफी समझदार थे, क्योंकि अधिकतर लोग भावनाओं में बहकर अज्ञानता में या फिर कॉमन सेंस में धन इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पैसा इन्वेस्ट करने की अपनी प्रतिभा से वे अपने लिए काफी धन कमा सकते हैं, पर उन छोटे इन्वेस्टर्स को मदद नहीं कर सकते जिन्हें वे मदद करना चाहते थे। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत की, जिसमें छोटे इन्वेस्टर्स पैसा लगा सकते थे। यह उस समय एक बेहतरीन प्रोजेक्ट की तरह उभर कर आया, क्योंकि यह उस वक्त के हिसाब से बहुत नई सोच थी। टेम्पल्टन ने उस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की जो आज के समय में म्यूचुअल फंड्स के नाम से चल रहा है। टेम्पल्टन ग्रोथ फंड्स के पार्ट टाइम कर्मचारी और शेयर होल्डर जॉन टेम्पल्टन स्मरण करते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपनी कंपनी की मीटिंग की थी तो उनके साथ एक छोटे से कमरे में कुछ सामान्य भोजन सामग्री बेचने वाले अधिकारी थे। आज के वक्त टेम्पल्टन फंड्स के अंदर 6,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और उनकी संपत्ति 36 बिलियन डॉलर से अधिक पहुंच चुकी है। इस विकास गति ने ही टेम्पल्टन ग्रुप को आज सबसे अग्रणी फंड ग्रुप में काबिज किया है। उसका एक उदाहरण है कि आज से 3 वर्ष पहले जिस किसी ने भी अपने $10,000 टेम्पल्टन फंड में लगाए थे, आज उनकी कीमत मिलियन डॉलर है। 1992 में उन्होंने अपनी कंपनी टेम्पल्टन फंड्स ऑफ इंटरेस्ट को $400 मिलियन में बेचा था। तब तक उनका मन संतुष्ट हो गया था कि उन्होंने दौलतमंद बनने में काफी लोगों की मदद की है।